लुक एट दिस मैडम जी, ये हमारे मॉल का सबसे यूनिकॉर्न डिजाइन का ड्रेस है। बिल्कुल फ्रेश पीस है। यकीन मानिए, आप इसको पार्टी में पहनेंगी तो चारों तरफ आपके ही चर्चे होंगे। अरे छा जाएंगी बिल्कुल आप। नहीं भैया, इस ड्रेस का डिजाइन कुछ खास नहीं है और कलर भी डल है। आई नीड टू समथिंग डिफरेंट। हे भगवान, पता नहीं कैसी औरत से पाला पड़ गया है। इसके तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। हजारों ड्रेस दिखा दी फिर भी। तभी परिधि की नजर डमी पर लगे एक बैकलेस गाउन पर जाती है जिसका प्राइस टैग 5 लाख रुपए तक का था। आई लाइक दिस ड्रेस, मुझे ये पसंद है, इसे पैक कर दीजिए। परिधि खुशी खुशी ड्रेस की शॉपिंग करके मॉल से बाहर निकलती है जहां फुटपाथ पर एक गरीब महिला कतरन के कपड़े खरीद रही थी। देखो बहन जी, अगर आपको खरीदना है तो लास्ट 70 रुपए मीटर पड़ जाएगा ये कपड़ा, इससे कम नहीं होगा। मक्खन के जितना मुलायम कपड़ा है, पूरा बाजार छान मार कर देख लो, ऐसा कपड़ा नहीं मिलेगा। बाकी मर्जी आपकी है। ठीक है भैया जी, ये 5 मीटर कर दीजिए। हाथों में शॉपिंग ड्रेस लिए परिधि घमंड दिखाते हुए उस महिला की खिल्ली उड़ाना चालू कर देती है। हे भगवान, कितनी चीप लेडी है। एक तो ये 3rd क्लास कपड़ा खरीद रही है, उसमें भी मोल भाव कर रही है। अब मुझे नगमोती खरीदना है, फिर मैं अपनी पार्टी ड्रेस बना लूंगी। ये तो मेरी बहन सुप्रिया है, तो ये पार्टी में ये 3rd क्लास कपड़े की बनाई हुई ड्रेस पहनने वाली है। सही है, इसे अपने मजाक उड़ाने का खुद का शौक लग रहा है। पार्टी में इसका तमाशा बनते देखकर मैं चीयर्स करूंगी। क्यों परिधि खुद की सगी बहन को अपमानित होने के बदले खुश है? क्यों एक ने लाखों की ड्रेस खरीदी और दूसरी फुटपाथ से कपड़े खरीद रही थी? आइए देखते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स ने सुन लिया ना, फेयरवेल पार्टी इसी हफ्ते होगी। तो सारी गर्ल्स अपने लिए पहले से ही पार्टी की ड्रेस डिसाइड कर लीजिए। जिसकी पार्टी ड्रेस सबसे सुंदर होगी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब उसी को दिया जाएगा। ये सुनते ही घमंडी परिधि टशनबाजी से अपनी बहन सुप्रिया को चैलेंज करती है। देख लेना सुप्रिया, ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी तो मेरे ही नाम होगी, क्योंकि सबसे बेस्ट पार्टी ड्रेस मेरी होगी। परिधि दीदी, हम दोनों में से ये ट्रॉफी कोई भी जीते हैं तो हम दोनों ही। यही तो बदकिस्मती है कि तुम जैसी बहन जी मेरी बहन है ना। कपड़े पहनने का ढंग है, बस सलवार सूट पहनकर एक चोटी बना लेती हो। कितनी भद्दी लगती हो। परिधि पूरे क्लास के बीच में सुप्रिया की इंसल्ट करके चली जाती है। दोनों जैसे ही घर पहुंचती हैं तभी सुजाता जूस लाकर अपनी मॉडल बेटी को देती है। आ गई मेरी खूबसूरत बेटी, देखो तो धूप में चेहरा कैसा मुरझा गया। ये लो ठंडा बर्फ वाला ऑरेंज जूस पी लो। थैंक यू मम्मी। माँ, एक गिलास पानी मुझको भी दे दीजिए, गला सूख गया है। क्यों सुप्रिया, तेरे क्या हाथ पैर में मेहंदी लगी है? खुद से पानी लेके पी ले, और रसोई में बर्तन भी पड़े हैं, मांजने को धो देना। सुजाता का दोनों बेटियों के साथ दोहरा रवैया देखकर सुरेंद्र खुद को बोलने से रोक नहीं पाते। अरे भगवान, जब देखो परिधि की सेवा पानी में लगी रहती हो और बेचारी सुप्रिया को झाड़ कर बोलती हो। मुझको तो कभी कभी यकीन नहीं होता कि तुमने दोनों बेटियों को एक ही कोख से पैदा किया है, फिर भी इतना भेदभाव करती हो। पड़ गई ना अब तेरे कलेजे को ठंडक सुप्रिया। मम्मी आप इसे छोड़ो, इस हफ्ते मेरे कॉलेज में ना फेयरवेल पार्टी है, तो एक्सपेंसिव सा ड्रेस चाहिए जिसमें मैं सबसे सुंदर दिखूं। अरे मेरी बच्ची, तू तो लाखों में एक है, किसी भी रंग की ड्रेस में सुंदर दिखेगी। माँ, मैंने ऑनलाइन एक बड़ा ही प्यारा कट पीस का गाउन देखा है, 5000 का आ रहा है, मैं मंगवा लूं? हाँ मेरी लाडली बेटी, मंगवा ले। तभी इतने महंगे ड्रेस की खरीदारी का सुनकर सुरेंद्र टोकता है। जब देखो खर्च का घर। अरे पहले ही तुम्हारी लाडली के पास बथेरे ड्रेस है, पहन लेगी। एक दिन के लिए नई ड्रेस खरीदने में पैसे फूकना जरूरी है, थोड़ी बचत करना सीखो। माँ देख लो पापा को। देखो रुला दिया ना मेरी फूल सी बच्ची को। अरे थोड़े दिनों में शादी करके पराए घर चली जाएगी। अरे माँ बाप के घर में ही तो बेटी अपनी ख्वाहिश पूरी करती है। खरीद दो एक ड्रेस। ठीक है, खरीद लो भाई। सुप्रिया बिटिया, तू भी अपनी माँ से पैसे ले ले और अपनी मनपसंद की ड्रेस खरीद देना। नहीं पापा, मैं अपने लिए खुद ही अपने हाथों का कुछ सिलकर पहन लूंगी। हाँ हाँ, हर बार की तरह इस बार भी उस 3rd क्लास कतरन मार्केट से चीप कपड़े खरीद के बना लेना कोई ड्रेस। घमंड में चूर परिधि हमेशा ही सुप्रिया की हंसी उड़ाती थी। सुप्रिया के हाथों में सिलाई कढ़ाई बुनाई का हुनर कूट कूट कर भरा था। वो एक से एक कपड़े सिलकर पहनती थी। इस बार भी वो अपने हाथों से घेरे वाला गाउन सिलकर पहनती है। सबसे सुंदर पार्टी ड्रेस हमारे कॉलेज की सबसे होनहार स्टूडेंट सुप्रिया की थी, इसीलिए यह खिताब उसे जाता है। थैंक यू सो मच मिस, आपने मुझे इस काबिल समझा। अपनी बहन के खिताब जीतने से परिधि जलकर खाक हो जाती है। हाँ डैम, इस बार भी मैं बहन जी से फेल हो गई। मेरी महंगी पार्टी ड्रेस फीकी पड़ गई। इसी तरह गुजरते समय के साथ सुजाता की दोनों बेटियों की शादी तय हो जाती है। सुजाता दोनों को जोड़ा दिलवाने एक दुकान में लाती है। ये देखिए बहन जी, ये जोड़ा 10,000 का पड़ेगा।
देख परिधि बिटिया, ये गुलाबी रंग तेरे गोरे रंग पर खूब खिलेगा और दाम भी ठीक लग रहा। तभी दुकानदार के आगे परिधि माँ को झाड़ देती है। माँ, मैं इस डाउनटाउन मार्केट दुकान में से लहंगा नहीं लूंगी। अरे वो देखो सामने ब्राइडल लहंगे का शोरूम है, वहां चलते हैं। मगर परिधि बेटी, वहां तो लाख रुपए से नीचे का लहंगा नहीं मिलेगा। माँ, मेरी अमीर सास ने मुझे 2 लाख रुपए भेजे लहंगा लेने के लिए, मुझे खाली चलना है। अपनी अमीर बेटी का बोलचाल का बदलाव देखकर सुजाता की शक्ल उतर जाती है। परिधि अपनी पसंद से 1 लाख रुपए का लहंगा लेती है। सुप्रिया, तू भी अपने लिए कोई सस्ता सा लहंगा देख ले दुकान में चलकर। नहीं माँ, पहले ही शादी में कितने खर्चे होने हैं, आप मुझे 1000-2000 रुपए दे दो, मैं लहंगा खुद तैयार कर लूंगी। सुप्रिया का दुख समझते देखकर सुजाता के दिल से खटास कम होने लगती है। कुछ दिनों में दोनों बेटियां विदा होकर ससुराल आ जाती हैं कि अगले दिन। आधा दिन गुजर गया, देखो परिधि पगफेरे के लिए नहीं आई, फोन मिलाती हूँ। सुजाता अपनी अमीर बेटी को वीडियो कॉल मिलाती है। परिधि बेटी, तू पगफेरा डालने कब तक आ रही है? तेरी साड़ी और श्रृंगार का सामान डालकर मैंने रखा हुआ है। हद है माँ, मैं मुंह दिखाई में बैठी थी। देखो मेरी सास ने मुझे 2.5 लाख की मुंह दिखाई की ड्रेस दी है, अब मैं एक सस्ती सी साड़ी लेने किस लिए आऊं? अरे परिधि बहू, चलो सोसाइटी की औरतें बैठी हुई हैं। जी मम्मी जी आई। माँ प्लीज दोबारा फोन मत करना। देख लिया सुजाता, शादी को 1 दिन नहीं गुजरा और तुम्हारी अमीर बेटी के लक्षण कितने ज्यादा बदल गए। अजी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी मुझको प्यार करती है। सुजाता झूठी तसल्ली देकर मन को मनाती है। इसी तरह दोनों की शादी को 2 सप्ताह गुजर गए। परिधि बहू, इसी हफ्ते तुम्हारी और मोहित की रिसेप्शन पार्टी रखवा रही हूँ। शादी में बहुत सारे रिश्तेदार और मेहमान आ नहीं पाए थे, तो अब आएंगे। बाकी तुम अपनी माँ और बहन को न्योता दे देना। जी मम्मी जी। परिधि सुप्रिया को जलाने के लिए उसे फोन मिलाती है। हेलो, कैसी हो दीदी? मैं तो अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ सुप्रिया। वैसे इस हफ्ते में ना रिसेप्शन पार्टी है, तो तुम इनवाइटेड हो, और प्लीज इस बार सस्ता सा कपड़ा पहनकर मत आना, वरना मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी। परिधि की बात सुप्रिया की गरीब सास गोदावरी सुन लेती है। बहू, मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं, तो तू अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रेस खरीद लेना और तुम दोनों पति पत्नी चले जाना। माँ, मेरे पास तो एक अच्छा शर्ट पैंट भी नहीं है, क्या पहन कर जाऊंगा? अखिलेश जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने ड्रेस के साथ अपने दोनों के लिए कपड़े बनाऊंगी। सुप्रिया पैसे कम होने के चलते उसे हिसाब से खर्चा करती है, वहीं अमीर बहन लाखों का ड्रेस खरीदती है। इसी प्रकार पार्टी वाला दिन आ जाता है। अरे सुरेंद्र जी, जल्दी से आ जाइए वरना पार्टी खत्म हो जाएगी। अरे भाग्यवान, तुमने ये कैसी ड्रेस पहनी है? लग रही हूँ ना मैं जवान? अरे अपनी अमीर बेटी की पार्टी में जा रही हूँ, वहां सबने ऐसी ड्रेस पहनी होगी, तो अब चलिए भी। थोड़ी देर में सुजाता सुरेंद्र परिधि की पार्टी में पहुंचते हैं। शारदा बहन, तुम्हारी बहू की ड्रेस ने तो पूरी पार्टी में चकाचौंध कर दी। हाँ सच में परिधि डार्लिंग, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस एंड सेक्सी। थैंक यू डार्लिंग। कामिनी आंटी जी। तभी दोनों बूढ़ी सुजाता को बैकलेस गाउन में देखकर हंसने लगती हैं। ओह माय गॉड, लुकिंग एट दिस लेडी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। परिधि बेटी, देख लग रही हूं ना मैं तेरी मॉडर्न माँ। परिधि गुस्से में अपनी माँ को साइड में ले जाकर खूब भला बुरा सुनाती है। माँ, तुम क्या शर्म धोकर पी गई हो? क्या पहना है? इंसल्ट करवा दी। क्या अच्छा नहीं लग रहा है बिटिया? मैं तेरे और दामाद जी के लिए कपड़ा लाई हूँ। उफ माँ, अब मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती, मेरा टेस्ट बदल गया है। बट कोई नहीं, ये मैं अपने नौकर चाकर को दे दूंगी। एक्सक्यूज मी माँ। परिधि अपनी माँ को भरी महफिल में अकेला छोड़कर चली जाती है। तभी सुप्रिया अपने सास पति के साथ बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनकर आती है, जिससे सब लोग उसे देखने लगते हैं। अरे वाह, ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है ना, लगता है किसी बड़े डिजाइनर से ड्रेस डिजाइन करवाया। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही। लोगों की तारीफ को अनदेखा करके सुप्रिया अपने माँ के पैर छूती है। प्रणाम माँ। पिताजी कैसे हैं आप? अपनी गरीब बेटी से इतना आदर सम्मान पाकर सुजाता भरी महफिल में फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने हमेशा तुझे परिधि से कम तौला, फिर भी तूने मेरा दर्जा कम नहीं किया। बेटी मैं ही अंधी थी जो दूसरी बेटी के मुंह में तेरा प्रेम देख नहीं पाई। अपने दुर्व्यवहार के चलते परिधि पार्टी में काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है, और वहीं अपनी खूबसूरत ड्रेस के चलते सुप्रिया को हाई क्लास औरतें गाउन का ऑर्डर देती हैं, जिससे अब उसकी सिलाई का हुनर उसे सफलता दिलवाता है। यार, तू कब तक ऐसे अखबार में पुलिस की तस्वीरों को देखता रहेगा? अरे कुछ नहीं, चल निकलते हैं अब घर के लिए। बस से चलेगा ना? हाँ भाई, बस से चलेंगे, इतने पैसे कहाँ के ऑटो रिक्शा करें। अमर और मनोज बस में चढ़ के घर की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी वहाँ कुछ लड़के एक लड़की को जबरदस्ती छेड़ रहे होते हैं, उसके शरीर को टच कर रहे होते हैं। क्या दिक्कत है तेरी? क्यों लड़की को परेशान कर रहा है?
क्यों, तुझे क्या दिक्कत हो रही है? तेरी माँ है या तेरी बहन? इतना कहने के बाद वह आवारा लड़के फिर से उस लड़की को बस में छेड़ना शुरू कर देते हैं। भैया हेल्प। अब इस लड़की ने मुझे भैया कहा है तो अब भाई होने का फर्ज तो मुझे निभाना ही पड़ेगा। अमन उस आवारा लड़के को खींच के चाटा मारता है और उसके सर को बस में लगे रॉड पर पटकता है। आसपास के लोग पुलिस बुलाते हैं और पल भर में दिल्ली पुलिस बस में हाजिर हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? दूर हटो सब। इंस्पेक्टर, ये लड़के कब से मुझे बस में छेड़े जा रहे थे, पर भला हो इन भाई का जो इन्होंने मुझे इस लड़के से बचाया। गॉड ब्लेस यू। अच्छा हुआ तुमने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए इस लड़की को इस आवारा लड़के से बचाया। और तू चल, तुझसे तो मैं थाने में निपटूंगी। पुलिस उस आवारा लड़के को लेकर वहां से चली जाती है। शुक्रिया भैया जी। भैया बोला है तो शुक्रिया किस बात का? तेरी जान की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। ध्यान से घर जाना। शाम को अमर अपने घर लौटता है। आपके सर पर ये चोट कैसी है? माँ, भैया के सर से खून निकल रहा है। इस बुटकी के पेट में भी कुछ नहीं पचता। माँ को बताना जरूरी था क्या? फिर से सर फोड़ कर आ गया। आए दिन अपनी जान को जोखिम में डाल के तू लोगों की मदद करता रहता है। अरे हम लोग गरीब हैं, कल को तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हमारा तो तू ही सहारा है। अरे माँ, मेरी चिंता मत करिए, मैं एकदम ठीक हूँ। चलिए भूख लग रही है, खाना दीजिए। अमर ऐसे ही अपनी जान पर खेलकर हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। तभी एक दिन गांव के पड़ोस के घर में 2 गुंडे घुस जाते हैं। अभी के अभी तेरे घर में जो कुछ भी है, पैसा सोना सब निकाल कर यहाँ रख दे, नहीं तो अभी के अभी ये छुरी तेरे पेट में घुसा दूंगा। बढ़िया। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मुझे गरीब के पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? अरे ऐसे नहीं मानेगी भाई, छुरी इस बुढ़िया के पेट में घुसा और जो हाथ लगता है बटोर और निकल ले यहाँ से। अब गुंडे उस नुकीली छुरी को उस बूढ़ी औरत की गर्दन पर लगाते ही हैं कि तभी बूढ़ी चिल्लाते हुए अमर को पुकारती है। अरे किसको चिल्ला चिल्ला कर बुला रही है? बढ़िया, यहाँ कोई नहीं आने वाला। गुंडे उस नुकीली छुरी से उस बूढ़ी औरत की हत्या करने जा ही रहे थे कि तभी वहां पर अमर आ जाता है और गुंडों को मार पीट कर छुरी अपने हाथ में ले लेता है। गांव के कई लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। इतनी भीड़ क्यों जमा हो रखी है? साइड हटिए आप लोग। तुम फिर से? जी मैम, अब बाकी की चीज आप हैंडल कर लीजिए। दरोगा साहिब, ये लड़का हमको जान से मारने आया था, लेकिन सही वक्त पर आके अमर बटुआ ने हमारी जान बचाई लियो। क्या बात है अमर, मैं देख रही हूँ कि ये गांव वाले किसी भी मुसीबत में मुझसे पहले तुम्हें बुलाते हैं और तुम भी उनकी ईमानदारी के साथ मदद करते हो। मुझे बहुत फक्र है इस बात से। बाकी इस गुंडे की रिमांड तो मैं थाने में लगाती हूँ। शुक्रिया पुलिस साहिबा। सोनाक्षी उन गुंडों को वैन में लेकर जा रही होती है। वैसे ये अमर लड़का तो बहुत सही है, ईमानदार भी और खुददार भी। आज की यूथ जो 100% टाइम अपने सोशल मीडिया पर लोगों को एंटरटेन करने के लिए लगी हुई है, वहीं ये अमर लोगों की मदद करने में अपना सारा टाइम निकालता है। मुझे इसकी ये चीज बहुत पसंद आई। अब धीरे धीरे सोनाक्षी अमर को पसंद करने लगती है। उसे अमर के हालात के बारे में जरा भी पता नहीं था कि वह एक गरीब परिवार से है और जैसे तैसे करके अपने परिवार का पेट पाल रहा है। तभी एक दिन जब रात को अमर ऑफिस से घर आ रहा था तो कुछ छिछोरे लड़के एक लड़की को सुनसान रास्ते पर छेड़ रहे थे। हाय क्या माल जा रही है, कमर तो देखो इसकी कैसे लचक रही है। लेफ्ट राइट जी में आता है, अभी पकड़ लूं इसकी कमर को। अरे तो सोच क्या रहा है, इस सुनसान रास्ते में कोई आता जाता भी नहीं है, अच्छा मौका है रात रंगीन करने का। प्राची घबरा सी जाती है और अपने दुपट्टे को ठीक करने लगती है। अरे मैडम, दुपट्टा ऊपर क्यों कर लिया? थोड़ा और नीचे करो ना, मजा नहीं आ रहा ऐसे। उन छिछोरों की बातें सुन प्राची अपने कदम की रफ्तार को थोड़ी और तेज करती है और सुनसान रास्ते में तेज तेज चलना शुरू करती है कि तभी वह लड़के उसको भागते हुए पकड़ लेते हैं और उसके दुपट्टे को उसके शरीर पर से खींचने लगते हैं। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में करूंगी, छोड़ो मुझे। अरे किसे बुलाएगी, इस सुनसान जगह पर कोई नहीं आता इतनी रात में। सुनसान रास्ते की तरफ अमर आता हुआ ये सब चीजें सुन लेता है। अरे ये आवाज तो हमारे गांव की प्राची की है। अमर तेजी से भागता हुआ वहां आता है और उन छिछोरों से मारपीट करना शुरू करता है। प्राची भी फौरन पुलिस को फोन करती है और कुछ देर में पुलिस की वैन वहां पर हाजिर हो जाती है। प्राची, तुम ठीक तो हो ना? और इनको तो मैं सेक्सुअल हरासमेंट और मॉलेस्टेशन के जुर्म में हिरासत में लेती हूँ। और अमर, मैं तुम्हें कैसे थैंक्स करूं? मेरे ना होने पर तुमने सिचुएशन को संभाल कर रखा। एक काम करो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, क्योंकि हर बार मेरे पहुंचने से पहले तुम वहां पहुंच जाते हो और सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो।
अमर और सोनाक्षी एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब दोनों की ही पूरे दिन फोन पर बात होनी शुरू हो जाती है। तभी एक दिन सोनाक्षी अमर को कॉफी शॉप पर मिलने बुलाती है। सोनाक्षी जी, आपके ऊपर ये पुलिस की वर्दी बहुत अच्छी लगती है। रियली थैंक यू। वैसे मुझे भी तुम्हारे अंदर ये चीज बहुत पसंद है। जब तुम पुलिस की वर्दी ना पहने हुए भी लोगों की हेल्प करते हो, तुम्हें तो एक पुलिस इंस्पेक्टर होना चाहिए। सपना तो मेरा भी यही था, लेकिन एक गरीब परिवार का बड़ा बेटा हूँ। सारी जिम्मेदारियां मेरे ही कंधों पर हैं। घर में जवान बहन भी है, इसलिए कुछ नहीं कर पाया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हें बस एक सपोर्ट की जरूरत है और मैं वो सपोर्ट तुम्हें देना चाहती हूँ। कहो तो हम दोनों शादी कर ले। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम भी करते हो। हाँ करता हूँ सोनाक्षी जी, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैं आपको अपनी वाइफ नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि आप एक अच्छी पोजीशन पर हो, मुझसे कई गुना अमीर भी हो। इसलिए आप एक अच्छा लड़का डिजर्व करती हो, मुझ जैसा गरीब नहीं जो आपको आपकी अमीरी का तिनका भर भी सुख न दे पाए। अमर और सोनाक्षी एक दूसरे से अपने दिल की बात कहते हैं और आपसी सहमति के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं। ये बात पूरे गांव वाले जान जाते हैं कि अमर के गरीब परिवार में पुलिस बहू आई है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा बिमला कि कोई अमीर पुलिस वाली अपनी अमीरी छोड़कर इस गरीब ससुराल की बहू बनी है। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है सरला, पर अब सच्चाई तो यही है कि ये अमीर पुलिस वाली अब हमारे इस गरीब परिवार की बहू है। वहीं दूसरी तरफ सुधा अपने आंखों में आंसू लिए बहू का गृह प्रवेश करवा रही थी। आओ बहू, घर के अंदर आओ। क्या हुआ माँ जी, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बहू, ये तो बस खुशी के आंसू हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि एक अमीर पुलिस वाली मेरे गरीब परिवार की बहू बनी है। लेकिन बहू, कहीं ना कहीं मुझे इस बात का दुख है कि मैं तेरी खातिरदारी अच्छे से ना कर पाऊंगी। माँ जी, मुझे इन सब चीजों की जरूरत भी नहीं है। अपनी बहू की बात सुनकर सुधा अपने हाथ से एक पुरानी सी सोने की अंगूठी निकालकर अपनी बहू के हाथ में देते हुए कहती है, ये ले बहू, मैं आज तुझे अपने बेटे की बहू बनने की खुशी में ये अंगूठी देती हूँ। सोनाक्षी अपने गरीब ससुराल वालों की इज्जत करती है और अपने सास का दिया हुआ वो छोटा सा तोहफा खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। अब सोनाक्षी अपने गरीब ससुराल में रहकर घर गृहस्थी भी संभाल रही थी और अपने पति को पुलिस की ट्रेनिंग भी दे रही थी। तभी एक दिन, कोमल, तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। तुम्हारे एज की लड़कियां बहुत कुछ कर चुकी हैं अब तक। जानती हूँ भाभी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति देखकर ही हर बच्चा हर चीज करता है। नहीं तो आज मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर हूँ। मैं समझ सकती हूँ कोमल, लेकिन मेरे होते हुए अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सोनाक्षी अपनी नंद को बीएड की तैयारी करवाती है। कोमल भी कड़ी मेहनत कर अपनी टीचर की परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास कर लेती है और गवर्नमेंट स्कूल की टीचर बन जाती है। माँ, भाभी की वजह से मैं आज सरकारी स्कूल की टीचर बन पाई। ऐसा कुछ नहीं है कोमल, सारी मेहनत तुमने की है और क्रेडिट मुझे दे रही हो। सोनाक्षी साथ ही साथ अपने पति अमर को भी फिजिकली ट्रेन कर रही होती है। और तेज रनिंग करो अमर, फिजिकल टेस्ट में तुम्हें फर्स्ट आना है, फर्स्ट। कई दिन गुजरते हैं। सोनाक्षी के सपोर्ट के साथ अमर भी एक सब इंस्पेक्टर बन जाता है। इसके बाद सोनाक्षी, अमर और कोमल मिलकर अपना एक आलीशान घर तैयार करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि तुझ जैसी बहू मेरे घर में आई, जो अपने साथ साथ अपने गरीब ससुराल वालों को भी सहयोग करती रही। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सभी चीज देखकर और सोचकर कि आज के समय में भी लड़कियां इतना कर सकती हैं।